हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मिरेक्लो एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस नए शुरुआत में आप लोगों के बीच में सिविल प्रोसीजर कोड जो एक नया कानून आप लोगों के बीच में स्टार्ट होने जा रहा है। आज के इस सेशन में हम वो बातें, तथ्य जो आपके सिविल राइट्स के बारे में होने वाली बेटा, यानी सिविल प्रक्रिया संहिता जो आपका एक कानून है। क्या कानून है? सीपीसी आप उसको शॉर्ट में बोलते हो, सिविल प्रोसीजर कोड 1908। ठीक है। अब आपका ये जो सीपीसी है वो कैसा कानून है? प्रक्रियात्मक है, प्रोसीजरल कोड है। ठीक है, प्रोसीजरल कोड है। यानी ये क्या करेगा? किसी भी पर्सन को किसी भी पर्सन के साथ में, यानी कोई भी गलत हुआ, चाहे वो सिविल गलत हुआ हो, सिविल राइट या कोई भी गलत हुआ हो, तो ये क्या करेगा? तो वो मुआवजा या सिविल राइट प्रदान करता है। ठीक है बेटा। यानी सिविल प्रोसीजर कोड क्या जानकारी देगा? अगर मैं इसकी बात करूं कि जो सिविल प्रोसीजर कोड है आपका सॉरी, सिविल प्रोसीजर कोड क्या जानकारी देता है? यानी दो वे में जानकारी देता है। सबसे पहला सिविल राइट के बारे में। अब ये जो भी सिविल राइट है, ये जो सिविल राइट है ये किस किस को देगा? ये भी दो तरीके से होगा। एक तो देगा किसी पर्सन को, व्यक्ति। एक होगा प्रॉपर्टी पर, यानी संपत्ति पर। ठीक है। आपका ये जो सिविल राइट है वो दो तरीके से होगा। एक तो पर्सन को सिविल राइट है, एक प्रॉपर्टी को सिविल राइट है। ठीक है। आप कह रहे हो प्रॉपर्टी मेरी है, वो कह रहा है प्रॉपर्टी उसकी है। अब इसकी उसकी में साबित करना पड़ेगा कि भाई प्रॉपर्टी एक्चुअल में है किसकी। ठीक है। जिसके पास में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होगा प्रॉपर्टी उसकी होगी, और उसके पास में फैब्रिकेट डॉक्यूमेंट होंगे। तो ये चीज को साबित करना सिविल राइट के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। अब जो फर्स्ट आपके सीपीसी बनी थी, यानी अगर हमें इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की चर्चा करूं आप लोगों के बीच में, तो इसका हिस्टोरिकल और बैकग्राउंड क्या है वो भी एक बार हम देख लेते हैं। तो आप हेडिंग डालें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ठीक है। अब हिस्टोरिक बैकग्राउंड ये क्या है सर? क्या 1908 से पहले सिविल प्रोसीजर कोड एग्जिस्ट करता था? ऐसा कोई कानून था या 1908 के बाद में ही ये लागू हुआ था, सारी कुछ रामलीला चालू हुई? नहीं बेटा, 1908 से भी पहले आपके सिविल कोड होता था। ठीक है। यानी वहां पर अगर हम बात करें तो आपके एक जो फर्स्ट सीपीसी थी, सीपीसी फर्स्ट 1859 में आई थी। ठीक है। जो कि ये क्या करती थी? प्रेसिडेंसी जो भी नगर होते हैं ना, हमारा जो देश है वो आजाद हुआ था 1947 से। ठीक है। और स्वतंत्रता से पहले भी अगर बात करें 1908 की, ये भी बात पहले का ही है। 1857 की वो जो क्रांति चल रही थी तो उसके जस्ट बाद में। ठीक है। तो सीपीसी जो बना हुआ था आपके 1 जुलाई 1 जुलाई 1859। अब ये क्या करता था कि पहले प्रेसिडेंसी जो भी नगर हुआ करते थे तो उनके लिए क्या करता था, सीपीसी अलग था।
और प्रोविंस के लिए अलग सीपीसी था। यानी दो तरीके से यहाँ पे इंडिया के अंतर्गत जो स्वतंत्रता के दौरान आपके जो लोग रहते थे, वहां पर आप ये देखिए कि इंडिया में दो तरीके से प्रेसिडेंसी नगर चलते थे आपके, रूरल चलता था। एक तो प्रेसिडेंसी नगर और दूसरा प्रोविंस पर। यानी अपना जो सिविल प्रोसीजर कोर्ट है उस समय ऐसे कानून जो इक्वलिटी या यूनिफॉर्मिलिटी के रूप में अप्लाई हो, तो ऐसा कानून उस समय नहीं था। क्या कह रहा हूं मैं बेटा कि आप यहां पे नोट लिखें कि इक्वलिटी या इक्वली या यूनिफॉर्मली अप्लाई हो, ऐसा कानून था ही नहीं। ठीक है, यानी 1 जुलाई 1859 के पहले, 1 जुलाई 1859 के पहले प्रेसिडेंसी नगर के लिए अलग सीपीसी था और प्रोविंस के लिए अलग सीपीसी था। ठीक है, अब ये जो हुआ था वो आपके अलग अलग कानून बनाया गया था। फिर यहां पर आ गया पहला कानून आपके, फर्स्ट मैं बात करूं अगर, पहला यूनिफॉर्म सिविल फॉर्म सीपीसी। ठीक है, फिर इसको क्या किया गया था, 1859 वाले को रिप्लेस किया गया था और अलग अलग आपके 1861 के अंतर्गत भी अमेंडमेंट हुए थे। ठीक है, 1861 के बाद में 1863 के अंतर्गत हुआ था, 1863 के बाद में 1867 के अंतर्गत हुआ था। यानी कुछ न कुछ इसमें संशोधन होते चले गए। ठीक है, फिर 1877 में आया, 1877, और उसके बाद में 1871 फिर संशोधन होते होते फिर कुछ और कमियां रही तो 1872। ठीक है, अब इतनी सारी कमियों को दूर करते हुए इतने संशोधन उसमें कर दिए गए, तब लगा ना क्यों ना हम उसको पूरा ही रिपील करके आपके एक रिप्लेस बना दें। तो इसको रिप्लेस्ड किया गया 1877 के कोड में। ठीक है बेटा, फिर इसमें भी कुछ ना कुछ कमियां आपको दिखाई गई थी, पुनः स्थापित किया गया था और न्यूयॉर्क जो सिविल कोड है के कुछ प्रावधान भी इसमें शामिल किए गए थे। उसके बाद में 1908 के द्वारा आपके 1877 को रिपील कानून बनाया गया था और फिर आपके इसमें एक और कानून को रिप्लेस किया गया था, रिप्लेस्ड 1882 का। ठीक है, कोड वो भी इसमें रिप्लेस किया गया था और अंत में जाकर आपके जो 1882 का जो कानून था उसको रिप्लेस करके 1908 का कानून बनाया गया। ठीक है, ये कब बना था, इसमें अलग अलग प्रतिवेदन भी आए थे बेटा, जो 27वां 44वां 94वां 53वां संशोधन भी इसमें हुए थे, तो वो संशोधन को हम बाद में देखेंगे। लेकिन अब यहाँ पे मेन कहानी आपकी यहाँ से स्टार्ट होती है बेटा, यहाँ से 1908 से। 1908 जो कानून बना था आपका और लागू हुआ था, ये दो डायरेक्शन देगा। ठीक है, पहला भाई बना कब था,
तो ये कहता है भाई मैं 21 मार्च 1908 को बना हूँ, ठीक है। अब ये कहता है भाई मैं लागू कब हुआ, तो ये कहता है भाई मैं लागू 1 जनवरी को 1909 को मैं लागू हो गया हूँ पूर्ण रूप से, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आया या नहीं आया? सॉरी भाई, यहां पर तो वो बना, यहां पर लागू हुआ। अब एक चीज मैं यहाँ पे बताना भूल गया कि ये जो 1908 का कानून था ना, 1859 का, यहाँ पे जब सेकंड विधि आयोग आया था, किन्होंने रखा था? सर चार्ल्स वुड। सर चार्ल्स वुड के निर्देश पर सेकंड विधि आयोग ने क्या किया? प्रारूप तैयार किया, ठीक है। कौन सा प्रारूप तैयार किया इन्होंने? अब इन्होंने जो ये प्रारूप तैयार किया है बेटा, वो ये वाला था 1877 का, ठीक है। चलिए, जब 1909 के अंतर्गत ये लागू हो गया था, तो बाद में इसमें धीरे धीरे संशोधन भी हुए थे, ठीक है। तो वो भी हम देख लेते हैं। और संशोधन से पहले मैं आपको इसके इंडेक्स के बारे में लेकर चलता हूँ, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। देखिए ये कितने पार्ट में बंटा हुआ, कौन बताएगा? बोलो। सिविल प्रोसीजर कोड कितने पार्ट में बंटा हुआ है? 11 पार्ट में बंटा हुआ है। देखिए, PART पार्ट 11, ORD ऑर्डर 51, टोटल सेक्शन 158। एक्ट नंबर क्या है बताओ? इसका एक्ट नंबर क्या है, कौन बताएगा? एक्ट नंबर 5, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीज है, एक तो पार्ट और ऑर्डर। पार्ट क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, बताओ? बोलो। नहीं पता? देखिए, कोई भी पार्टी होती है, तो पार्टी अगर अपना कोई भी सिविल राइट के तहत कोई भी चीज अपना अधिकार को शो करने के लिए कि भैया यहाँ पे ये मेरी चीज है, वो ये कहता है कि मैंने यहाँ पे ये कुछ किया था, तो दो चीज आती है। एक तो आपका जब कोर्ट में मामला चलता है तो पार्टीज आती है, ठीक है। और पार्टीज क्या करती है, जब कोर्ट में चल जाती है तो वहां पर दो सिचुएशन आपको दिखाई देती है। एक कहता है ये अधिकार मेरा है, अधिकारिता के बारे में, ज्यूरिडिक्शन। एक बंदा कहता है कि भाई यहाँ पर अंतरण होना चाहिए, ठीक है। भाई कहीं पर भी किस कोर्ट की अधिकारिता रहेगी मामले सुनने की? तो अगर हम ट्रांसफर की बात करूं, तो वहां पर अगर हम बिफोर जजमेंट की बात करें, ठीक है, तो बिफोर जजमेंट और आफ्टर जजमेंट, ठीक है। अगर बिफोर जजमेंट की हम बात करें तो आपके जो 22 से लेकर 25 तक रहेगा। फिर यहाँ पर आपके 39 से लेकर 45 तक रहेगा आफ्टर जजमेंट के बारे में, ठीक है। अगर कोई भी चीज आपके सेटलमेंट करना हो, किसी भी चीज का, पार्टी को सीपीसी के अंतर्गत सेटलमेंट करना हो, तो सेटलमेंट आपके तीन तरीके से हो सकता है, ठीक है। एक तो प्री इश्यू सेटलमेंट, प्री इश्यू सेटलमेंट।
एक होता है आपके ड्यूरिंग इश्यू सेटलमेंट, ड्यूरिंग इश्यू सेटलमेंट। एक होता है आपके आफ्टर इशू, यानी जो ट्रायल होती है आफ्टर ट्रायल या ड्यूरिंग ट्रायल या पार्सल, जो आपके इनिशिएट होता है तब। तो आफ्टर इशू सेटलमेंट। अब इनमें अगर प्री इशू सेटलमेंट के अंतर्गत आप बिफोर इनिशिएटिंग जो आप शूट वगैरह है, तो वो ऑर्डर आपके कितने हो जाएंगे? ऑर्डर 6, ऑर्डर 7। और अगर आप, मैं इसको दो वे में कर देता हूँ, एक तो प्री इंस्टीट्यूट शूट के रूप में, और एक आफ्टर। आफ्टर के रूप में आपके ऑर्डर 4, ऑर्डर 5, ऑर्डर 8, 9, 10, 11 से 13, ये आपके प्री इश्यू सेटलमेंट के अंतर्गत ऑर्डर काम आने वाला है बेटा। और अगर ड्यूरिंग सेटलमेंट जब आपका मामला ट्रायल के अंतर्गत चल रहा हो, ड्यूरिंग कोर्ट में चल रहा हो, तब आप अगर सेटलमेंट करना चाहते हो तो ऑर्डर 14, 15, 18, 16, 17, 24, 25, 26, 27, 26, 27, 38, 39, 40, ये इन ऑर्डर में आप क्या कर सकते हो कि ड्यूरिंग इशू के दौरान आप सेटलमेंट कर सकते हो। लेकिन आफ्टर इशू सेटलमेंट यानी आफ्टर ट्रायल के दौरान, तो वहां पर जजमेंट के दौरान अगर ऑर्डर 20, ऑर्डर 20A और ऑर्डर 21 और 40 जो आपके आता है, मैं इसका पूरा डिटेल में बताऊंगा, एक बार आप चार्ट बना लो, ठीक है। बहुत सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। और जब हम इस एक्ट को स्टार्ट करेंगे तो हम क्या क्या चीजें सर्वप्रथम देखेंगे, ठीक है। तो सीपीसी को स्टार्ट करने से पहले एक नजर इन ऑर्डर पर पहले डालें, जो कहा जाता है पार्टीज बाय अगेंस्ट स्टेटस। अगेंस्ट स्टेटस, ये जानना आपको जरूरी होता है, ठीक है। कौन कौन से ऑर्डर में? देखिए, ऑर्डर एक जिसमें वादी और प्रतिवादी है। ऑर्डर 3 जहां पर मान्यता जो प्राप्त अभी करता है, मान्यता प्राप्त अभी करता। फिर आता है आपके ऑर्डर 27 जो सरकार द्वारा है। 27A में आपके महान्यायवादी या महाधिवक्ता। उसके बाद में आपके 28 सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक, इनका स्टेटस जानना जरूरी होता है। फिर आपके आता है 29 निगम, इसका भी स्टेटस जानना। फिर आपके आता है 30 फर्म। फिर 31 न्यासियों के रूप में ट्रस्टी कौन होंगे, तो इनका भी स्टेटस जानना। माइनर के रूप में 32। फिर आपके कुटुंब के बारे में 32A। और फिर आपके 33 में आता है निर्धन।
फिर 35 में आता आपके अंतराविवाद। अगर आपने जो सिविल प्रोसीजर कोड स्टार्ट कर रहे हो और स्टार्ट करने से पहले आपने इन ऑर्डर को एक बार नजर डाल लिया, तब आपको ये पता चल जाएगा कि पार्टीज बाय अगेंस्ट स्टेटस क्या क्या है। वादी, प्रतिवादी, मान्यता प्राप्त, अभिकर्ता, सरकार, न्यायवादी, महाधिवक्ता, सैनिक, नौसैनिक, निगम, फर्म, न्यासों में अव्यस्त, कुटुंब या निर्धन या अंतर्विवाची वाद के अंतर्गत। ठीक है, अगर आप ये सब चीज जान लेते हो, ठीक है, फिर हम चलते हैं आगे की ओर। कहां पर? सर आपने ये तो बता दिया कि हमारे को ये ऑर्डर पढ़ना है, लेकिन ऑर्डर और ये जो सेक्शन है उनमें होता क्या है? भाई एक तरफ तो हमने जब भी हम कोई भी बैरक पढ़ते हैं तब केवल और केवल सेक्शन देखते हैं, ऑर्डर की जिक्र कहीं पे भी नहीं आया। तो सर अब इस सिविल में ऐसा क्या है कि ऑर्डर बताया गया है, बताओ। तो देखिए, आपका सिविल प्रोसीजर कोड एक तो सेक्शन बेस पे चलता है, एक ऑर्डर बेस पे चलता है। अगर सेक्शन बेस पे हो तो आपके इसमें 158 सेक्शन होंगे। ऑर्डर की बात करूं तो 51 इसमें ऑर्डर होंगे। ठीक है, अब ये जो सेक्शन 158 है वो क्या करता है कि मूल निकाय और सामान्य सिद्धांत के बारे में दर्शाता है। मूल निकाय व सामान्य सिद्धांत को दर्शाता है। ठीक है, यानी अगर किसी भी धारा में परिवर्तन करना हो या किसी भी जैसे किसी धारा में परिवर्तन करना हो, ठीक है, तो ये परिवर्तन किसके द्वारा किया जाएगा? या तो राज्य कर रहा है तो राज्य विधानमंडल के द्वारा, या संसद के द्वारा। ठीक है, दूसरा यहां पे आता है, ये आपके जो नियम है अनुसूची के अंतर्गत आता है, फर्स्ट अनुसूची। ठीक है, जो 51 ऑर्डर बताए गए, अब इनमें ये क्या है, नियम है, वे कैसे रेगुलेट करेगा। ठीक है, मूल निकाय के मूल निकाय के क्षेत्राधिकार, वो इसका जुडिक्शन कितना है या वो किस ढंग से प्रयोग करेगा, ठीक है, उसके बारे में बताया रखा है। यह हम कह सकते हैं अर्थात प्रक्रिया बता रखी है। ठीक है, अगर आपको आदेश में परिवर्तन करना है, आदेश में परिवर्तन करना है तो वो कौन करेगा, बताओ। संसद करेगी, राज्य विधानमंडल करेगी, या हाई कोर्ट करेगी? तीनों ही कर सकते हैं बेटा। ठीक है, समझ में आ गई बातें? बोलो। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब 1908 का कानून बना था तो उनमें संशोधन हुआ था। ठीक है, 1976 का संशोधन हुआ था, 1999 के अंतर्गत संशोधन हुआ था, और 2002 के अंतर्गत संशोधन हुआ था, फिर 2015 के अंतर्गत संशोधन हुआ था। ठीक है, तो जो मेजर आपके इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा बदलाव हुआ था आपके संशोधन में, सीपीसी 1908 में संशोधन। ठीक है, सबसे ज्यादा जो तीन आपके चेंज दिखाई देते हैं बेटा इन संशोधनों में दिखाई देता है 1976 का संशोधन,
1999 के संशोधन और 2002 का संशोधन। 1976 का संशोधन सबसे ज्यादा बदलाव हुआ था। यहाँ पर सबसे ज्यादा बदलाव हुआ था। यहाँ पर मलिमत कमेटी थी 1999 में। मलिमत कमेटी के द्वारा संशोधन जो भी है लाया गया था। फिर 2002 के अंतर्गत लॉ कमीशन रिपोर्ट आई थी। कुल उनमें 129 लगभग उनका जो प्रतिवेदन में जो नियम वगैरह चेंजेस करने में प्रतिवेदन रूप में रिपोर्ट के आधार पर था। ठीक है, चलिए, जो सबसे ज्यादा इसमें चेंज हुआ था, व्हाट चेंज वेयर ब्रॉट बाय द अमेंडमेंट 1976। सेक्शन 47 के अनुसार कोई पहले आदेश पारित हो जाए, ठीक है, तो उससे हम पहले डिक्री मानते थे। डिक्री मानते थे, ठीक है। लेकिन 1976 के बाद अब वो डिक्री नहीं माना जाता, ठीक है। फिर सेक्शन 9 में आपके एक्सप्लेनेशन ऐड की गई थी। ठीक है, सेक्शन 80 इसमें अर्जेंट मामलों में नोटिस देना अर्जेंट मामलों में नोटिस देना जरूरी था, जो कि पब्लिक सर्वेंट पर पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ नोटिस देना जरूरी है। तो अब ये आपके मान्यता नहीं रही, यानी आवश्यकता नहीं रही 1976 के बाद से, ठीक है। फिर आपके इसमें सेक्शन जो ट्रांसफर ऑफ सूट है या अपील है, उसमें निष्पादन की जो कार्रवाई एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट को ट्रांसफर करने की शक्ति स्टेट गवर्नमेंट को था, तो 1900 पहले। अब 1976 के बाद में ये हाईकोर्ट के पास में आ गया, यानी कोई भी ट्रांसफर ऑफ सूट है, ट्रांसफर ऑफ सूट है, अपील है, या कोई भी निष्पादन निष्पादन की जो कार्रवाई है, ठीक है, अगर आपको एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में
मामला ट्रांसफर करना है तो पहले स्टेट गवर्नमेंट को आदेश था या ऑर्डर था कि वो करेगा। ठीक है। 1976 के बाद में क्या चेंज हुआ? 1976 के बाद अब हाई कोर्ट को पावर दी गई कि वो मामले को ट्रांसफर करे। ठीक है। फिर सेक्शन 11 के अंतर्गत भी कुछ चेंज किया गया था। जो रेस्ट जुडिकेट है उसमें एक्सप्लेनेशन 7 को जोड़ा गया था। ठीक है। और निष्पादन कार्य पर लागू होता है, तो 1976 के पहले लागू नहीं होता था, अब निष्पादन के कार्य पर भी लागू होता है। फिर सेक्शन 91 और 92 के अंतर्गत भी दो या दो से अधिक व्यक्ति अगर पब्लिक न्यूसेंस या पब्लिक चैरिटी के अंतर्गत से हुआ है तो थर्ड पर्सन कर सकता है क्या, सूट दर्ज कर सकता है। 1976 के बाद में कोर्ट ने अगर अनुमति लेनी होगी कि वे दो या दो से अधिक व्यक्ति अब सूट कर सकते हैं। ठीक है, तो यह भी इसमें आप ध्यान में रखेंगे। फिर उसमें एक्सप्लेनेशन 8 है, वो कोर्ट रेस जुडिकेट के अंतर्गत सेक्शन 11 में अप्लाई होता है। फिर ऑर्डर 32 को जोड़ा गया। फिर इसमें जो रिस्ट्रिक्शन इम्पोज ऑन फर्स्ट अपील और सेकंड अपील में, वो भी चीज देखना। भरण पोषण की डिग्री, मेंटेनेंस जो आपके 1/3 एग्जाम करता था। ठीक है, तो अब 2/3 एग्जामटेड जो अदर डिग्री में, ये सारी चीजें हुआ करती थी बेटा। ठीक है। अब आपके ये देखना है इसमें कि एक सेकेंड, कितने क्या सेक्शन है इसमें ना। तो देखिए, आपके प्रारंभिक में जो आता है इंडेक्स, हम बात कर रहे हैं सेक्शन 1 से लेकर 8 तक। ठीक है, जिसमें आपके फिर पार्ट 1 में आपके आता है पार्ट 1 में आपके जो वाद के विषय के बारे में आता है, जो कि सेक्शन 9 से लेकर 35A तक आता है। फिर पार्ट 2 में आपके निष्पादन के बारे में रहेगा 36 से लेकर 74 तक। फिर पार्ट 3 में आपके आनुषंगिक कार्यवाहियां 75 से लेकर 78 तक चलेगी। पार्ट 4 आपके विशिष्ट मामलों में वाद, यस बेटा, ये सारे पार्ट ही है। ठीक है, विशिष्ट मामलों में वाद आपके 79 से लेकर 88 तक। पार्ट 5 आपके आता है विशेष कार्रवाई का मध्यस्थ के रूप में, मध्यस्थम के बारे में 89 से लेकर 93। पार्ट 6 अनुपूरक कार्रवाइयां, ये 94 से 95 दो सेक्शन है। फिर अपीलें, अपील आपकी आती है 96 से लेकर 1112 तक। ठीक है, जो मोल डिक्री की अपील के बारे में हो सकता है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। मोल डिक्री की अपील कहाँ से कहाँ तक होगी? 96 से 99A तक।
फिर अपील की डिक्री की अपील है डिक्री की अपील, ये आपके 100 से 103 तक होता है। फिर आदेशों की अपील, ये आपके 104 से लेकर 106 तक होती है। फिर साधारण उपबंध की अपील 107 से 108 तक। फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील आपके 109 से 1112 तक होती है। ठीक है, उसके बाद में आप ऑर्डर 8 देखेंगे। ऑर्डर 8 में आपके निर्देश और पुनर्विलोकन और पुनरीक्षण की बात करता है। रेफरेंस रिवीजन रिव्यू, ठीक है, ये आपके होगा निर्देश तो आपके 113 में है, पुनर्विलोकन आपके 114 में और पुनरीक्षण आपके 115 में है। ठीक है, उसके बाद में पार्ट 9 आपके हाईकोर्ट के संबंध में, हाईकोर्ट के संबंध में विशेष उपबंध जो न्यायिक आयुक्त नहीं होते हैं 116 से 120 तक। फिर 10 में आपके रूल्स होंगे, नियम होंगे जो कि 121 से लेकर 131 तक होंगे। फिर कुछ मिसलेनियस पार्ट होगा प्रकीर्ण के बारे में 132 से लेकर 158 तक। ठीक है, ये आपके इसमें सेक्शन का बेस रहेगा। ठीक है बेटा, तो इसको आप आराम से एक बार गो थ्रू करें। ठीक है, नेक्स्ट जो क्लास होगी वहां पर हम सिविल प्रोसीजर के एप्लीकेबिलिटी और नॉन एप्लीकेबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कहां पर ये लागू होता है, कहां पर ये लागू नहीं होता है। ठीक है, 2019 का जो संशोधन आया था आपके अमूल चमूल परिवर्तन, जिसमें जम्मू कश्मीर का बिल वहां पर लागू होता था, क्या वहां पर सीपीसी लागू है या नहीं है, तो वो भी एक फंडा देखेंगे। दूसरा कि सीपीसी आपके दो भागों में बांटी गई थी, तो सेक्शन बेस पर और आपके शेड्यूल जो रूल्स और रेगुलेशन के बारे में, ऑर्डर के बारे में है, ये भी मैंने आपको बता ही दिया था। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे बताया था मैंने ये वाला। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखना। अगर रूल और ऑर्डर में चेंज करना है तो कौन करेगा? हाईकोर्ट करेगा। ठीक है, और हाईकोर्ट करेगा। ठीक है, और यहाँ पर संसद और ये राज्य विधानमंडल ये करेगी। ठीक है, फिर टोटल रूल आपके जो है, और ये सारी चीजें हम कल वाले सेशन में डिस्कस करेंगे बेटा। बहुत सारी चीजें मैं आपको ऐसे, जब आप किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन में नहीं पढ़े हो, वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है सिविल प्रोसीजर कोड में, तो बहुत सारी चीजें हैं, आप नया सीखने वाले हैं अब। ठीक है, चलिए, तो रेडी हो? कमेंट सेक्शन में बताओ सर कि हाँ सर हम रेडी हैं, बताओ। चलिए, यस सर, यस सर, ओके, वेरी गुड बेटा। तो कल हम इसी समय मिलेंगे आपसे और एक शानदार वाली क्लास डिस्कस करेंगे बेटा। तब तक के लिए आप क्या करेंगे, जो भी ये मैंने आपको अभी बताया है, और एक चीज मैंने आपको बताई ना कि ऑर्डर को या सीपीसी को स्टार्ट करने के पहले आप क्या करें, कहाँ गया वो, ये वाली चीज है। ठीक है, आप एक बार गो थ्रू जरूर करना बेटा। वादी प्रतिवादी, मान्यता प्राप्त अभिकर्ता, सरकार, मान्य मान न्यायवादी, महाधिवक्ता, सैनिक, नौ सैनिक, निगम, फर्म, न्यासी, अवयस्क, कुटुंब, निर्धन, अंतर्विवाद, इनके बारे में एक बार आप गो थ्रू जरूर करना। ठीक है, एक साथ में ऑर्डर नहीं कर पाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 4-5 ऑर्डर जरूर करना। जैसे वादी मान न्यायवादी हो गया, या आपके इसमें सरकार के रूप में हो गया, फिर आप न्यासों के बारे में देखेंगे, फिर आप अव्यस्त के रूप में देखेंगे, और निर्धन के बारे में देखेंगे। कौन कौन से देखेंगे आप? एक निर्धन के बारे में, अव्यस्त के बारे में, अव्यस्त के बारे में, और महान्यायवादी, सरकार, महाधिवक्ता, और ये चीज एक बार आप इनको गो थ्रू जरूर कर ले पहले। ठीक है,
उसके बाद में समय मिले तो उनको भी लगे बाद में देख लेना, लेकिन एक बार इनको जरूर करें, ठीक है। एक 89 को भी देख लेना। बहुत शानदार तरीके से करेंगे बेटा, बहुत ही शानदार तरीके से, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच बेटा।